सर 4 मई की रात 12:35 पूरा भागलपुर सो रहा था और उस पुल के 133 नंबर पिलर पर एक स्लैब नीचे गिरता है धड़ाम से और गंगा में समा जाता है। हमारा सिस्टम जानबूझ के ऐसे गियर्ड है ये कि ये चीज़ों को छुपाता है और एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। अभी भी लोग कह रहे हैं कि कई स्पैन इसके और दबे हुए हैं इस तरह के। कुछ सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो आए हैं जिनमें दिख रहा है कि यह हिस्सा अभी झुका हुआ है। अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कोई दूसरा हिस्सा गिरेगा। पुराने ब्रिजेस, पुरानी बिल्डिंग्स जो 200, 250, 300 साल पुरानी है वो आज भी खड़ी दिखती हैं। मोटरसाइकिल चलाने के लिए डीएल चाहिए आपको, लेकिन क्रूज चलाने के लिए नहीं चाहिए। कोई इंस्पेक्शन का जरिया नहीं है। इतना शॉकिंग है। मोटरसाइकिल में बीमा कराना पड़ेगा आपको, अपनी कार पे आपको बीमा कराना पड़ेगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। लेकिन 200 आदमी, 150 आदमी, 100 आदमी लेके नाव चलाने वाले को इंश्योरेंस नहीं कराना। किसी का ध्यान नहीं इस पे। जो जल शक्ति मंत्री है उससे पूछा जाना चाहिए कि आपने जल परिवहन को सुरक्षित करने के लिए क्या किया। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से पूछा जाना चाहिए कि पुलों की सेफ्टी के लिए आपने क्या सिस्टम बनाया। सर 4 मई की रात 12:35 पूरा भागलपुर सो रहा था और उस पुल के 133 नंबर पिलर पर एक स्लैब नीचे गिरता है धड़ाम से और गंगा में समा जाता है। आपने जब पहली बार ये खबर सुनी तो एज एन आईपीएस आपका क्या रिएक्शन था? अर्पित जी, ये रियली शॉकिंग था। ये बड़े बड़े ब्रिजेस जिन पे हजारों वाहन निकलते हैं, हम लोग भी निकलते हैं, मैं खुद जब भी कहीं निकलता हूँ तमाम ब्रिजेस से पार होते हैं, तो ये एक तरह से कॉन्फिडेंस इससे डगमगा गया कि हम कितने सेफ हैं, कितने सुरक्षित हैं ऐसी जगहों से निकलने में। हम ये भरोसे पे चलते हैं कि ये सब ठीक ठाक से इसको मेंटेन कर रहे हैं, ये ठीक सिस्टम काम कर रहा है, पुल ठीक होगा, सेफ होगा, गाड़ी निकल जाएगी हमारी। लेकिन अगर ऐसी बात होगी तो फिर कैसे लोग सेफ्टी के साथ चलेंगे? सर 300,000 गाड़ियां इस पर निकलती, कहिए उस वक्त आवागमन रुका हुआ था। अगर उसी वक्त ये पुल गिर जाता तो ये आपदा बहुत बड़ी हो जाती। तो ये सिर्फ महज आपको एक एक्सीडेंट दिखाई देता है कि दिस इज अ कंप्लीट सिस्टम फेलियर। देखिए, ये एक्सीडेंट ही सिस्टम के फेल होने से हुआ है। ये सिस्टम जो ठीक से मेंटेन नहीं कर पाता है इतने बड़े ब्रिजेस को, जितनी बड़ी ब्रिज होता है, जितनी बड़ी सेफ्टी की स्ट्रक्चर होती है, उसमें उतना ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अभी तक मुझे कहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिखाई पड़ रहा जो ठीक बना हो, जो कि इन बातों को देखे और टूटने के पहले, कोलैप्स करने के पहले इसको पता लगा के रोक सके। इसी पुल पर पब्लिक ने ये बात खबर दी थी कि ये बीच का हिस्सा थोड़ा नीचे को दब गया है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि कई स्पैन इसके और दबे हुए हैं इस तरह के। कुछ सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो आए हैं जिनमें दिख रहा है कि यह हिस्सा अभी झुका हुआ है। अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कोई दूसरा हिस्सा गिरेगा फिर। तो ये तो पूरे देश में के लोग इस पे चिंतित हैं, क्योंकि उसमें से खाली कर बिहार के या एक स्टेट के लोग नहीं निकलते हैं, सब लोग आते जाते हैं। इस पे तो बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा। सर पुल टूटा है, हम लोगों का विश्वास टूटा है, और एक पुल नहीं टूटा है, पुल टूटते रहते हैं, विश्वास टूटता रहता है। आखिर इतना बड़ा देश है, आखिर वो मजबूती पुलों में और विश्वास में क्यों नहीं आ पा रही है? क्यों हम लोग का सिस्टम वो विश्वास नहीं जगा पा रहा है कि हमारे बच्चे बिना खौफ के कहीं भी जा सकें, किसी भी पुल को पार कर सकें? अर्पित जी, मैं तो ये कहूँगा कि सिस्टम ठीक से बनाया ही नहीं गया अभी तक। इतने बड़े कामों को हैंडल करने के लिए सिस्टम पर्याप्त नहीं है, डिफेक्टिव है। रेलवे में देखिए सिस्टम बनाया गया था एक एक ट्रेन के चलने का। जब ट्रेन चलती है तो उसकी सुरक्षा में हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है, लेकिन आपको भरोसा है कि सिस्टम ठीक काम कर रहा है। ये रेलवे में एक शब्द यूज करते हैं, फेल सेफ। अगर कहीं कोई कड़ी फेल हो जाए तो सेफ्टी की तरफ फेल हो। जैसे रेलवे में अगर सिग्नल खराब होगा तो वो हरा नहीं होगा, लाल हो जाएगा, इसको फेल सेफ कहते हैं। तो इसी तरह के सिस्टम यहाँ बनाने चाहिए। अब बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पुल बन रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड पे बन रहे हैं, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम भी लगाना पड़ेगा।
स्टैंडर्ड्स वो मानक, पीरियोडिकल मेंटेनेंस, उसकी रिपोर्ट और फिर उस पर कार्रवाई। और जितनी पुरानी पुल टूटे हैं या कोई बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, उनकी जांच रिपोर्टें पब्लिक की जानी चाहिए, छपवाई जानी चाहिए, पब्लिक को अवेलेबल होनी चाहिए, इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप जो भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं पुलों पर, वो सारी रिपोर्टें आपको फ्री में इस समय अवेलेबल हैं। लेकिन हिंदुस्तान की रिपोर्टें नहीं सामने आती हैं। हमारा सिस्टम जानबूझ के ऐसे गियर्ड है ये कि ये चीज़ों को छुपाता है और एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। ये चिंता का विषय है इस मामले। सर किसी एक सरकार की बात नहीं करूंगा मैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता जा रहा है, इतने पुल बनते जा रहे हैं, ब्रिजेस बनते जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बनते जा रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बनते जा रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट्स भी उतने बढ़ते जा रहे हैं। आखिर हम लोग उस मानक को, उस स्टैंडर्ड को, यहां चाइना अंडर सी पुल बनाए दे रहा है, हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां? आखिर क्या कमियां हैं हमारे अंदर? क्या हम बजट में कमजोरी कर देते हैं? किस चीज में हम लोग, यहां पर भी ये बात उठी कि उसका कोई एक्सपेंशन जॉइंट, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी और उसकी चेकिंग हुई, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि सब ठीक है, और उसके बाद ये एक्सीडेंट हो गया। तो आखिर कमी कहां है कि हम लोग उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच पा रहे हैं? अर्पित जी, हम लोग सिस्टम के प्रति गंभीर नहीं हैं। एक शब्द में अगर कहूँ, गंभीरता का अभाव है। जैसे नियम है, यहाँ भी होगा कि पीरियोडिकली एक साल में 6 महीने में इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। रेलवे में तो ये नियम है, मैं रेलवे में सर्विस की मैं कह सकता हूँ, वहाँ नियम है, रेगुलर इंस्पेक्शंस होते हैं वहाँ पर, ट्रैक के, पुलों के, सबके इंस्पेक्शंस होते हैं। रेलवे में आप देखें 150-150 साल के पुल अभी तक काम कर रहे हैं बढ़िया, इसलिए कि उनका इंस्पेक्शन होता है, वो बताते हैं यहाँ गड़बड़ी हो रही है, इसको ठीक करिए। वो यहाँ भी होना चाहिए। अब ये पुल छोटे छोटे पुलिया जैसे नहीं रह गए हैं जो आज से 50 साल पहले थे। अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि आपको रेगुलर इंस्पेक्शन जरूरी और वो कमियों को ठीक करना। अगर आप बड़ी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं आपके ऊपर, और ये गैर जिम्मेदारी का बर्ताव लोग कर रहे हैं। तो ये सिस्टम इसलिए फेल हो रहा है कि आप गंभीर नहीं हैं, हमारे अधिकारी, हमारे इंजीनियर गंभीर नहीं हैं। और सब सरकारें एक जैसी हैं इस मामले में। इसमें सरकारें कोई अपने आप को ज़्यादा अच्छा क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकती हैं। किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। जब आप आधुनिक युग में आ रहे हैं तो आपको आधुनिक जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेंगी। आधुनिक टेक्नोलॉजी अगर आप अपनाएंगे तो आधुनिक जिम्मेदारियां भी आपको करनी पड़ेंगी। पूरी दुनिया में सिस्टम बनता है, इसका इंस्ट्रक्शन बाकायदे किया जाता है। हर साल 10 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल के बाद इंस्पेक्शन होता है उसका। वो रिपोर्टें पब्लिक की जाती हैं। आप देखते हैं कि ये कितना दिन और चलेगा। अभी तक किसी बिल्डिंग की लाइफ तय नहीं है अभी तक। सर आपके सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है, तो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज भी समझना चाहेंगे कि आखिर ये पुल, कुछ और पुल जो टूटे, उनके पीछे क्या वजहें हैं? ये पुल एक पिक्यूलियर टाइप का पुल है जो बहुत बड़े बड़े स्पैन देता है। जहाँ लंबी दूरी तक कोई बीच में खंभा ना बनाना पड़े, वहाँ पर यह टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है। इसको कहते हैं बैलेंस्ड कैंटिलीवर। ओके। तो ये क्या होता है, खंभा बना करके उस खंभे से दोनों तरफ बनाते चले जाते हैं। नीचे सपोर्ट नहीं देना पड़ता इसमें। खंभे पे ही कास्टिंग होती चली जाती है और दूसरी तरफ से भी कास्टिंग होती चली जाती है, बीच में जोड़ दिया जाता है इसको। और फिर 2 खंभों के बीच में तीसरे खंभे की तरफ ये बीच में एक स्पैन होता है, इसको सस्पेंडेड स्पैन कहते हैं। ये 30-32 मीटर करीब होता है। इसको बना के उस पर रख दिया जाता है। तो जहाँ ये रखा जाता है वहाँ पे रखने का सपोर्ट कम होता है। जैसे नॉर्मल बीम आप खंभों पे रखी थी, ये बीम जो है बीच का हिस्सा, ये दूसरी तरफ भी बीम पे ही रखा हुआ है। तो एक बीम दूसरे जॉइंट से आधा हिस्सा सपोर्ट के लिए मिलता है उसमें। तो उससे क्या होता है कि वो सपोर्ट की जगह कम होती है। अब अगर वहाँ पेड़ पौधे उगाएं, मिट्टी जमा हो जाए, तो वो हिस्सा कभी भी धीरे धीरे क्रैक करने लगता है। क्रैक आते हैं तो उसमें पानी अंदर चला जाता है, पानी अंदर जाता है तो अंदर का लोहा गलने लगता है। तो वो हैवी लोड होने के कारण वो टूट सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि ये जॉइंट्स, और ख़ास तौर पे इस तरह के जो बड़े बड़े पुल हैं, ये हमारे यहाँ भी रामनगर में जो पुराना पुल बना हुआ है, बनारस बाईपास पे जो पुल बना है, वो यही डिज़ाइन है उसकी। तो ये
सेफ तो है, बनाने में आसान हो जाते हैं, लेकिन ये क्रिटिकल होते हैं इंस्पेक्शन के लिए, और कोलैप्स करेंगे तो बड़ी जल्दी कोलैप्स करते हैं फिर ये जो है, क्योंकि बहुत बड़े हैं साइज में। तो टेक्नोलॉजी आपने बाहर से लेके बड़ा सा बना दिया, ये जिम्मेदारी भी आपको बढ़ा देता है। दिस इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी कि नहीं, कुछ ऑल्टरनेट। अब आजकल एक रोपवे टेक्नोलॉजी आ गई है, जो जिसको कहते हैं केबल स्टेड ब्रिज, जो उत्तर प्रदेश में नैनी में बना है। तो उसमें बड़े बड़े टावर बनाए जाते हैं और लोहे की केबल्स आके वो बीम को सपोर्ट देती हैं, तो उससे लंबी बीम्स बन जाती हैं, और बाहर दूसरे स्टेट्स में काफ़ी बना है ये। तो रोड में केबल स्टे टेक्नोलॉजी इस समय काफ़ी लंबे लंबे स्पैन कवर करती है। और एक और हायर टेक्नोलॉजी है सस्पेंशन ब्रिजेस की, उसमें लोहे की केबल सस्पेंड कर दी जाती है 2 बड़े टावर्स के बीच में ऐसे, और उस पर हैंग करा देते हैं पुल को। वो बहुत हैवी पुलों के लिए बहुत होता है, लेकिन महंगा पड़ता है वो। और ये सब बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इसको हिंदी भाषा में कहें नाजुक होते हैं पुल। ये टेक्निकली मजबूत हैं लेकिन नाजुक हैं। नाजुक का मतलब आपको रेगुलर इंस्पेक्शन करना है इनका, बना के छोड़ नहीं देना। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, भगवान भरोसे। ये नॉर्मल जो है वो डाट वाला पुल नहीं है कि 200 साल तक पेड़ भी उगते रहे खड़ा रहे वो, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रांग तो है लेकिन नाजुक है ये, तो इसको आपको रेगुलर इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें दूर करनी पड़ेंगी। सर पुराने पुराने ब्रिजेस, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स जो 200, 250, 300 साल पुरानी है, वो आज भी खड़ी दिखती हैं हम लोगों को, और आज जो दिखते हैं 15 साल बाद टूट जाती है। क्या वजह है आखिर इसके पीछे? ये मटेरियल में चोरी हो रही है, प्रेशर है, क्या है इसके पीछे? कहाँ है सिस्टम फेलियर सर? अर्पित जी, ये सिस्टम नहीं बनाया गया है। सिस्टम इसलिए फेल हो रहा है कि सिस्टम ही नहीं बनाया गया इसके लिए, स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको कोई सिस्टम नहीं बना इसका। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल में 1-1.5 साल हो गए, गंभीरा पुल शायद मोरबी नदी में बना हुआ था गुजरात में, उसकी बीच का एक बीम नीचे गिर गई थी। तो 70 और 80 के बीच में उस तरह के बहुत पुल बने थे। उसमें एक खंभे पे ऐसे क्रॉस बनाते हैं, उसमें बीम रख दी जाती है। तो थोड़ी सी जगह होती है, उसमें 2 बीम रखनी पड़ती हैं आपको, ध्यान रखिएगा। तो वो स्ट्रांग तो है लेकिन नाजुक हो गया वो अपने आप में। अब गर्मियों में वहाँ जाके चिड़िया बैठ जाती हैं, चिड़िया बीट करती हैं, तो वो गलने लगता है, पानी अंदर घुसने लगता है उसमें, और वो छोटा सा हिस्सा है, उसके अंदर पानी जाएगा तो वो जब टूटेगा तो एकदम कोलैप्स कर नीचे गिरेगा। तो वो ऐसे ट्रकों, और उसमें तो कई ट्रक गिरे थे नीचे, उसमें कैजुअलिटी हुई थी गुजरात वाले केस में जो है। कुछ दिन पहले साबरमती में एक सस्पेंशन ब्रिज ऐसे कोलैप्स किया था। शाम को काफ़ी लोग पहुंच गए, तो कहते हैं लोगों के चलने से और नाचने से इससे पुल कोलैप्स कर गया। वो तो कर सकता है नाचने से, तो हो सकता है उसमें कोई टेक्निकल डिजाइन की कमी रही हो, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, इंटरनेट पे कहीं उपलब्ध नहीं है कुछ भी। जबकि क्या दिक्कत हुई उस पे रिसर्च, उस मालूम होना की चाहिए, रिपोर्ट, और उसको पब्लिक वो रिपोर्ट पब्लिक करना चाहिए। वो रिपोर्ट सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए उसको जो है। पुरानी पुरानी रिपोर्टें, विदेशों की रिपोर्टें हमको मिल जाती हैं, यहाँ की नहीं मिलती। अमेरिका में एक पुल गिरा था, टैकोमा नैरोज ब्रिज, 1940 में, कंस्ट्रक्शन के 4 महीने बाद गिर गया था वो। उसकी रिपोर्ट आपको इंटरनेट पर इस समय अवेलेबल है, फ्री में आप देखिए उसको। कमीशन बैठा था वहाँ, ईमानदारी से जांच हुई पूरी, उन्होंने गलती निकाली, और उसी पुल के नींव पर दोबारा नया पुल बना दिया, वो अभी तक बढ़िया चल रहा है। सर एक एक्सपर्ट इंजीनियरिंग कमेटी तो इस पे ही बन गई है, बन जाएगी, वो रिपोर्ट देगी। उसको रिपोर्ट, पहली बात आप उसको फ्रीली बनाने देंगे रिपोर्ट, हकीकत उसको कहने देंगे कि आप मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, बजट नहीं दे रहे हैं। जो ड्रिल नहीं बनी है, जो मेंटेनेंस का सिस्टम नहीं बना है, उसके लिए किसी को सजा मिली आज तक? गिरने के बाद लीपापोती करते हैं आप, गिरने के पहले क्या किया गया? जैसे रेलवे में सिस्टम है, पटरी, पुल, गिट्टी, सबका इंस्पेक्शन होता रहता है वहाँ रेगुलर। ट्रेन चल रही है, आपको लगता है इसके पीछे क्या हो रहा है, डेली इंस्पेक्शन होते हैं उसके, वीकली इंस्पेक्शन होते हैं, हर लेवल के इंस्पेक्शन होते हैं। रेलवे में एक फुट प्लेटिंग होती है, जो इंजन में बैठ के अधिकारी चलते हैं, तो इंजन में बैठ के सबसे ज़्यादा पता लगता है कि सड़क इसमें
लाइन में क्या खराबी है। हम लोग, मैं रेलवे में भी रहा हूँ, हमने ट्रेनिंग की है, तो फुट प्लेटिंग करते हैं उसमें जाकर। ये सिस्टम है रेलवे का, हम लोगों को पता नहीं चलता उसको। जो अंदर आप जाते हैं तो पता लगता है ये सिस्टम वहाँ बना हुआ है, वो रेगुलर करते हैं। किसी अधिकारी की मजाल नहीं कि उसको फॉलो न करे। यहाँ आपके यहाँ सिस्टम नहीं है। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड भी कर दिया गया है ये सर। तो लीवापोती है। आपने कैसे मालूम करेगी उसकी गलती है? क्या ये स्केपगोटिंग? स्केपगोट बना रहे हैं आप, पब्लिक को शांत करने के लिए, दिखावे के लिए कर रहे हैं। जब लोगों ने कहा कि यहाँ पे पुल ये धंस रहा है, अभी भी वीडियो आ रहे हैं कि कई जगह यही पुल और भी स्पैन इसके धंसे हुए हैं, तो क्या किया आप लोगों ने? तो ये, इससे काम नहीं चलेगा सर। जो लोग इस सिस्टम को बना रहे हैं या जो लोग इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो बनाने वाले लोग हम ही आपसे आ रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि हमारे अंदर वो एटीट्यूड, वो कमिटमेंट, वो सोच नहीं दिख रही है? देखिए, ये तो बेसिकली रीजनल एंथ्रोपोलॉजिकल कमी है एक तरह की। इसको अगर सीधे कहा जाए तो लोग बुरा मानते हैं इसको। जो है, साउथ एशिया में ये एक सोशलॉजिकल करेक्टर की डिफिशियंसी है ये, कि साउथ इंडिया के लोग बड़े नॉन सीरियस हैं। और इस बात को लोग बुरा मानते हैं, जबकि इस पे विचार करना चाहिए कि आप इतने नॉन सीरियस क्यों हैं। आप देखिए, लगातार टंकी पे टंकी गिरती चली जा रही हैं, बोट पे बोट सिंक कर रहे हैं। कई बार तो मैं खुद गवर्नमेंट को लिख चुका हूँ, फोटो लगा लगा के, कि एक मोटरसाइकिल की फिटनेस चाहिए आपको, लेकिन जो 200 आदमी लेके वो मोटर बोट, जहाज, क्रूज जो झील में चल रहा है, उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको। मोटरसाइकिल चलाने के लिए डीएल चाहिए आपको, लेकिन क्रूज चलाने के लिए नहीं चाहिए। कोई इंस्पेक्शन का जरिया नहीं है। इतना शॉकिंग है। मोटरसाइकिल में बीमा कराना पड़ेगा आपको, अपनी कार पे आपको बीमा कराना पड़ेगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। लेकिन 200 आदमी, 150 आदमी, 100 आदमी लेके नाव चलाने वाले को इंश्योरेंस नहीं कराना। तो किसी का ध्यान नहीं इस पे, कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम लिख रहे हैं तब भी ध्यान नहीं दे रहा कोई। आवाज से नहीं, ये तो मैं बहुत पहले, मैं इलाहाबाद में था तब लिखा था एक बार। वहाँ गंगा में एक नाव डूब गई थी, उसमें 12-14 लोग मर गए, तब लिखा था हमने कि इसमें सेफ्टी की व्यवस्था करिए, इसमें बीमा की व्यवस्था करिए। लेकिन नहीं, सिस्टम नहीं बन पा रहा है, कहीं नहीं सिस्टम बना रहे हैं। नर्सिंग होम में कोई मर जाता है, तोड़फोड़ होती है, लेकिन सिस्टम नहीं बनाएंगे। नर्सिंग होम वाले क्यों नहीं बीमा कराएंगे पेशेंट्स का? बिजनेस कर रहे हैं आप, पैसा कमा रहे हैं, फ्री में थोड़ी काम कर रहे हैं। आप बीमा कराइए, आपके यहाँ कोई मर जाए तो उसको मिले। बीमा नहीं कराएंगे तो जनता कहेगी आप पैसा दीजिए, आपके यहाँ तोड़फोड़ करेंगे। ये हर जगह है ऐसा ही, सिस्टम नहीं बना रहे हैं। और ये दोष देखिए घूम फिर के तो गवर्नमेंट का ही जाता है, सभी गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट का है। ये लोग जाते हैं, मुआयना करते हैं, क्या देखा आपने? जो जल शक्ति मंत्री है उससे पूछा जाना चाहिए कि आपने जल परिवहन को सुरक्षित करने के लिए क्या किया। यूपी में भी, सब जगह भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से पूछा जाना चाहिए कि पुलों की सेफ्टी के लिए आपने क्या सिस्टम बनाया। कोई बनाया है सिस्टम? सर यहीं पर आपका जब टेन्योर था और उत्तर प्रदेश पुलिस में आप उस ओहदे पे रहे, जब आप तय कर रहे होंगे अकाउंटेबिलिटी लोगों की, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे कि आखिर कैसे अकाउंटेबिलिटी तय की जाए? देखिए, पुलिस में काफ़ी पहले से एक सिस्टम है इंस्पेक्शंस का। थानाध्यक्ष इंचार्ज से लेकर के और आईजी जोन, एडी जोन तक कैसे कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, उस इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ देखेंगे, ये सब सिस्टम लेट डाउन है। तो अगर ये लोग करते रहे उसको, सिस्टम को, तो फेल्योर होने के पहले पकड़ में आ जाएगी। लेकिन क्या सिस्टम फॉलो होते हैं सर? नहीं होते हैं। सिस्टम को आप फेल कर रहे हैं, सिस्टम फेल नहीं हो रहा है, आप फेल कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था 25 नवंबर 1949 को कि अगर इस संविधान को ठीक से नहीं काम किया गया तो ये फेल हो जाएगा।
आपको सच्ची स्पिरिट से सिस्टम चलाना है। तो जैसे पुलिस में सिस्टम नहीं चल पा रहा है, आप नहरों का हाल देख लीजिए। आप बड़ी बड़ी जो जल सेतु कहते हैं, जिसमें ऊपर से नहर निकलती, नीचे नदी होती है, मैंने तो चीफ इंजीनियर को लिखा था कि ये कासगंज में एक बहुत बड़ा जल सेतु है जिसमें नदी के नीचे से ऊपर से नहर निकलती है। मैंने कहा था इसमें पेड़ उग रहे हैं, देख लीजिए बड़े बड़े, ये पुल टूट जाएगा और फिर बनेगा नहीं। ये 1885 का बना हुआ पुल है, अभी तक बढ़िया काम कर रहा है, आपके कारण खराब हो रहा है। ये कोई ध्यान नहीं देता इसको। अगर वो टूट जाएगा, कुछ लोग मर जाएंगे, एक आध किसी को सस्पेंड कर देंगे, बाद में बहाल हो जाएगा। जान की यही कीमत। ये क्यों नहीं जल शक्ति मंत्री पूछते हैं कि इस पे ये पेड़ क्यों उगा है, ये बरगद का पेड़ क्यों उगा हुआ है इसमें? ये क्या इंस्पेक्शन कर रहे हैं मंत्री लोग जो हैं? क्या सर इसमें क्रिमिनल केस नहीं बनता है? इसमें बिल्कुल क्रिमिनल केस बनता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें पुलिस को प्राथमिक जांच करके एफआईआर दर्ज करना चाहिए। और आदमी मर जाता है तो गंभीर केस बन जाता है, अगर नहीं बनता है तो खतरनाक दुर्घटना का केस बनता है, लापरवाही का, उसमें केस बनता है बिल्कुल जो है। इसमें हो सकता है उसके बाद भ्रष्टाचार भी निकल के आ जाए, लेकिन नेग्लिजेंस का तो केस सीरियसली बनता है, सीधे सीधे बन रहा है। और इसमें ये पुलिस को अधिकार है इसका। रेलवे के मामले में तो पुलिस को स्पेशली अधिकार दिया गया है कि जीआरपी हर एक्सीडेंट की जांच करेगा और अगर सही पाएगा तो एफआईआर करेगा उसमें। इसमें पुलिस को जांच करनी चाहिए। तो क्या पुलिस संज्ञान में ले सकती है इसको? बिल्कुल बिल्कुल ले सकती है। किसी दुर्घटना को पुलिस संज्ञान में ले सकती है कि क्या कहीं उसमें कोई लापरवाही का केस तो नहीं बन रहा है। और लापरवाही एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हस्तक्षेपी अपराध है। पुलिस को उसमें अधिकार दिया गया है कि वो स्वतः हस्तक्षेप कर सकती है। और अगर पुलिस ने नहीं हस्तक्षेप किया है और एक कोई कॉमन मैन अभी जाके पीआईएल डाल देता है, आपको लगता है उससे कुछ होगा? हाँ, कोर्ट कर सकता है इसमें जो है। अगर कोर्ट को लगे ये बात जो है कि ये मामला बहुत बड़े इंपॉर्टेंस का है, जो कि ये है, ये कोई लोकल इंपॉर्टेंस की बात नहीं है, ये पूरे राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस का मामला हो गया है। ये हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बिहार में तो 20 पुल टूट चुके हैं पिछले 4-5 साल में, मैं देख रहा हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ। क्योंकि इसको तो इस तरीके से लिया, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई, ये पुल तो ऐसे ही बड़ी बात नहीं होते होते इतनी बड़ी बातें होती चली जा रही हैं सर। ये वही अगंभीरता। भाई अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में बोट डूब गई थी, उसमें 12 लोग मर गए, कोई ध्यान नहीं दिया। तो जबलपुर में क्रूज डूब गया, उसमें और ज़्यादा मर गए, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उस पर। किसी घटना से आप सबक नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे पुलिस हो, जुडिशरी हो, हर जगह ये सिस्टम फेलियर हो रहा है। तो कोई तो एक कॉमन वजह होगी। मोस्टली सिस्टम नहीं बने हैं, और जहां बने हैं वहां उनको चला नहीं रहे हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे दूं। एक बार मैं इंस्पेक्शन कर रहा था खीरी डिस्ट्रिक्ट का, तो जिस हॉल में बैठ के हम लोग मीटिंग कर रहे थे, एसोस की मीटिंग हो रही थी, उस हॉल में बीम्स पे बरगद की पतली पतली जड़ें नीचे आ गई थी। तो वो ब्राउन कलर की पतली पतली बिल्कुल जड़ें मुझे दिख रही हैं साफ साफ। मैंने कहा वहीं आ रही, मैंने कहा लाइन साहब आप कभी कुछ देखते नहीं, इसकी छत के ऊपर बरगद के पेड़ खड़े हुए हैं। कह रहा नहीं साहब वहाँ कुछ नहीं। मैंने कहा बिल्कुल खड़े हैं, नीचे तक आपको दिख नहीं रही है, ये जाल आ जाता है जड़ों का। जब वहाँ देखा तो वो पूरा पेड़ खड़े हुए थे छत पे, जबकि एनुअल उसको देखना चाहिए। बिल्डिंगों के इंस्पेक्शन के लिए रूल्स में दिया हुआ है कि बरसात के पहले प्री मानसून इंस्पेक्शन होना चाहिए और प्री मानसून मेंटेनेंस की जानी चाहिए। प्री मानसून मेंटेनेंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सारे वहाँ के ड्रेन्स वगैरह साफ रहें ताकि पानी इकट्ठा ना हो। पानी सबसे बड़ा शत्रु है इसका। पानी, पेड़ पौधा और चिड़िया। चिड़िया बैठी बीट करेगी तो खाद बनेगी, वहाँ पे बरगद का बीज डालेगी वो, तो बरगद और पीपल उगेगा वहाँ पे और बिल्डिंग टूट जाएगी। अगर ये इंस्पेक्शन होता रहे, बरसात आने के पहले सफाई करते रहे आप, तो ये नहीं होगा। मेंटेनेंस इज द की। मेंटेनेंस इज द की। और उसका सिस्टम स्ट्रक्चर्ड रेगुलर इंस्पेक्शन हो उसका, और उसको
करते रहे। रिपोर्ट्स बने, उसमें पब्लिश ज़्यादा खर्चा नहीं याद आता है। भाई अगर बरगद का छोटा सा पेड़ है तो उसको उखाड़ने में कितना खर्चा आएगा, लेकिन वही अगर 15 फुट का पेड़ बन गया तो बहुत खर्चा आएगा उसको निकालने में। तो इसलिए सिस्टम बना के और फिर उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना पड़ेगा। ये सुरक्षा का मामला है, इसको लापरवाही से नहीं ले सकते आप। ठीक बात। ये कोई रूटीन सचिवालय का इंस्पेक्शन नहीं है कि फाइल 10 दिन लेट हो जाएगी। इसमें जान, हजारों लोगों की जान इन्वॉल्व है। अभी इतने एविएशन एक्सीडेंट्स हुए सभी में। तो अगर हम लोग बात करें एविएशन में, रोड सेफ्टी में, पुलिस में, हॉस्पिटल में, एजुकेशन में, इतना सिस्टम फेलियर हो रहा है, तो अगर मैं सीधे एक शब्द में आपसे पूछूं कि आज़ादी के इतने साल बाद नाउ इंडिया फेल्स। इंडिया में सैकड़ों साल से गंभीरता की कमी रही है। इसके कारण हम लगातार हारते गए, हमारी आज़ादी खतरे में पड़ गई। आज़ादी मिलने के बाद भी हमने सिस्टम नहीं बनाया, जहाँ बना है वहाँ सिस्टम को चलने नहीं दिया। और रोज़ हमारे सामने ट्रेनों में, बसों के एक्सीडेंट होते हैं, नावों के एक्सीडेंट होते हैं, पुल टूट रहे हैं, बिल्डिंगें कोलैप्स करती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल की बिल्डिंगें टूट रही हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है। कोई बड़ी घटना हो जाए उसकी जांच आख्या नहीं पता लगती हमको। अभी ये गुजरात में एक बड़ा विमान हादसा जो हुआ था, उसकी जांच आख्या कुछ पता नहीं चल रही है। अहमदाबाद में। हाँ, अहमदाबाद में छोटे छोटे इंटरेस्टेड लीक करा करके एक नैरेटिव बनाया जाता है। पूरी रिपोर्ट नहीं कभी आउट करेंगे ये। जनता को अधिकार है जानने का कि कैसे ये दुर्घटना हुई। जनता को इसका अधिकार है कि विक्रमशिला पुल क्यों टूटा, जानने का अधिकार है। आप जांच कराइए और टाइम बाउंड करा के 3 महीने में रिपोर्ट को छपवाइए, इंटरनेट पर फ्री अवेलेबल कराइए, सबको मालूम होना चाहिए। हमारे जैसे लोग पढ़ते हैं इन चीज़ों को। हम रिपोर्ट की समरी जरूर पढ़ते हैं, मैं हर रिपोर्ट की समरी पढ़ता हूँ। और मैं तो आह्वान करता हूँ पढ़े लिखे लोगों का कि आपको हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए। हमारे इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं चीज़ों पर। कहते हैं साहब हमको इससे क्या मतलब है। आपको मतलब नहीं हो, लेकिन ये मतलब है कि उसको भी आपसे मतलब नहीं है। किसी ने कहा है कि इफ़ यू डोंट टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स दैट डजंट मीन पॉलिटिक्स विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन यू। वेरी ट्रू। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति भी आप पर दिलचस्पी नहीं लेगी। तो इसलिए आपको राजनीति में दिलचस्पी लेना चाहिए। ठीक बात है। तो उसी तरह आपको पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक अफेयर्स, इस पर इंटरेस्ट लेना चाहिए। अहमदाबाद एयर क्रैश में अगर रिपोर्ट आउट होती है तो कम से कम समरी पढ़िए उसकी। जरूरी नहीं कि आप कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर है तभी आप पढ़ेंगे उसको। अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो पढ़िए उसको और अपना व्यू बनाइए। तो हर चीज़ की जानकारी करना, हर चीज़ को देखना, अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानकारी के रहना, तब आप सही क्वेश्चन पूछेंगे लोगों से, अपने नेताओं से क्वेश्चन पूछेंगे, अपने सांसद और विधायकों से क्वेश्चन पूछेंगे। कितने विधायकों ने इस बात का सवाल किया कि वो फलाने फेलियर में क्या रिपोर्ट आई। कितने विधायकों ने कहा कि धूमनगंज में जो नाव डूबी थी 1997 में, उसमें क्या जांच आख्या में क्या आया। कितने ने सवाल उठाया विधानसभा में? नहीं उठाते हैं। ठीक बात है सर, क्योंकि आप नहीं उठाते हैं। तो राइट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में उसको डालना पड़ेगा। किसी विद्वान ने कहा है कि किसी व्यक्ति को आप इससे जज मत करिए कि वो क्या जानता है, किसी व्यक्ति को आप इससे जज करिए कि वो सवाल कैसे पूछता है, क्या जवाब देता है, इससे उसको मत आंकिए। वो सवाल कैसे पूछता है इससे आंकिए उसको जो है। तो मैं हिंदुस्तान के लोगों से एक अपील करता हूँ, बार बार मैं लिखता हूँ, कहता हूँ कि आप सवाल पूछने की आदत डालिए। और सवाल तभी पूछें जब कुछ समझें, पढ़ें, जानें। सवाल पूछने का मतलब खाली चुनौती देना नहीं होता किसी को। ठीक बात है। किसी की निंदा करना सवाल पूछना नहीं है। ठीक बात है। आप स्ट्रक्चर सवाल पूछे तो उसका जवाब सही से मिले आपको। ठीक बात है। और ये भूल नहीं जाना चाहिए हमको जो है। कल को हम भूल जाएंगे, ये पुल जो आज चालू हो जाएगा, लेकिन हमको इसको भूलना नहीं है। भूलना नहीं है। ठीक बात है सर, बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें समय दिया
और हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत का कुछ असर पहले तो हमारे आपके ऊपर, फिर जनता के ऊपर भी आए। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक पुल नहीं टूटा है, ना ही पहली बार टूटा है, आगे और भी टूटेंगे, लेकिन आपके अंदर कोई आवाज़, कोई प्रश्न उठना चाहिए। ये सिर्फ रोड सेफ्टी का मामला नहीं है, ये एविएशन इंडस्ट्री का मामला नहीं है, ये मेडिकल का मामला नहीं है, ये एजुकेशन का मामला नहीं है, ये फूड अडल्ट्रेशन का मामला नहीं है। ये मामला है आपका, हमारा, हमारे बच्चों के फ्यूचर का। तो इसलिए प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कोई प्रश्न या कोई जवाब है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत धन्यवाद, आप अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। हम आपके लिए वर्थ वॉचिंग वीडियोस लाते रहें।